हेलो व्यूअर्स, आज से हम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं और रोज ही एक वीडियो इस तरह का आएगा जिसमें कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। यह भी समझ लो कि सारे विषय की तैयारी हम करने वाले हैं। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है और आज हम विज्ञान की तैयारी करेंगे। तैयारी इस प्रकार से होगी कि आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये तो पता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्हें याद किस तरह से करना है और कब याद कर ले, यही कमी रह जाती है हमेशा। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए एक कोचिंग की तरह आज से हम स्टडी कर रहे हैं। तो यदि आपको 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो और ये वीडियो आपको रोज ही देखना होगा। रोज ही सुबह 7 से 8 के बीच में यह वीडियो आएगा और इसका एक निश्चित समय भी हम रख लेंगे और उसी अनुसार अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जल्द ही आने वाली है। सारे विषयों की तैयारी करनी है और हमें याद भी करना है। तो उसके अनुसार आप भी तैयार होकर बैठिए, जिससे कि आप उन प्रश्नों को देख भी लो जो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ही उन्हें याद भी किस तरह से करना है, एग्जाम में किस तरह से आप लिखोगे यह भी हम समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। विज्ञान के 4 अंतर वाले प्रश्न हम तैयार करेंगे और कल से हो सकता है इसमें एक साथ 2 विषयों की तैयारी हम करें, क्योंकि हमें वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करनी है। तो यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, जिससे कि हम ये समझ पाए कि हमें इस तरह से वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी के साथ हम आपको याद भी करवाएं। तो शुरू करते हैं। आज हम 9वीं विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। आज एक ही विषय हमने लिया है क्योंकि ये शुरुआत है, इसलिए। तो प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो यह प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए हमें कम से कम 3 अंतर इसमें याद कर लेना चाहिए। यदि 2 नंबर में ही आता है तो आप 2 ही अंतर लिख देना, लेकिन यदि 3 नंबर में आ गया तो इसलिए हमें 3 अंतर याद करने होंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में हम अंतर याद करेंगे, क्योंकि ये कोशिका है। तो कोशिका जो है सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, आपको पता ही है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका आकार छोटा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका इसका आकार छोटा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका वो प्राचीन, मतलब यूकेरियोटिक से भी पहले की कोशिका है, जो कि पहले छोटी होती थी, और यूकेरियोटिक कोशिका ये बड़ी हुई है। दूसरा, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है। जो प्रोकैरियोटिक जिसका आकार छोटा है उसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जिसमें इसका आकार बड़ा है इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है। नाभिक की जो झिल्ली होती है उसके द्वारा यह घिरा होता है। तीसरा अंतर है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। कोशिका के जो अंग है, मतलब कोशिका के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। कोशिका के जो पार्ट है वो इस वाले भाग में अनुपस्थित, जो झिल्ली से युक्त कोशिका अंगक है वो अनुपस्थित होते हैं, मतलब कोशिका के जो पार्ट है उनमें आसपास झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकेरियोटिक में होती है। तो इसको अब याद कैसे करना है, तो फिर से याद कर लेंगे हम। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, बहुत आसान है। एक का छोटा दूसरे का बड़ा है, तो प्रोकैरियोटिक का छोटा है, हमें ध्यान रखना है। दूसरा है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और इसके विपरीत इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, तो नाभिकीय झिल्ली हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें तीसरा है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। तो एक में अनुपस्थित है तो दूसरे में उपस्थित बता देंगे, इस प्रकार से अंतर हो जाता है। एक में छोटा है तो दूसरे में बड़ा हो जाएगा, यह अंतर होता है। इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ तो इसमें नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है, यह हमें याद रखना है। तो फिर से हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका याद कर लो। इसका आकार छोटा होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और इस झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। तो ये 3 पॉइंट पहले आपको याद करने हैं।
प्रोकैरियोटिक के, यूकैरियोटिक के हम अपने से ही बना लेंगे। देखो इसका आकार छोटा होता है तो इसका आकार बड़ा होता है, लिखना है। इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है तो इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है, तो नाभिकीय झिल्ली शब्द हमें याद रखना पड़ेगा। तीसरा इसमें है झिल्ली युक्त कोशिकांगक अनुपस्थित होते हैं और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांगक उपस्थित होते हैं। तो बहुत आसानी से हमने इसको याद कर लिया है। एक बार फिर से रिपीट भी कर लेंगे। दूसरा अंतर है चाल और वेग में अंतर बताइए। ठीक है, तो चाल और वेग में अंतर हमने इस तरह से यहाँ लिखा है कि यदि प्रश्न ये आता है कि चाल किसे कहते हैं, ठीक है, चाल किसे कहते हैं, यदि ऐसा प्रश्न आता तो भी हम लिख सकते हैं उत्तर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ लिखा है। तो चाल और वेग में अंतर, चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में। अब देखो यहाँ पे दिशा जरूरी है। एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। तो आप यहाँ पे पॉज करके इसको याद भी करने की कोशिश करो, फिर से रिपीट कर लो तो इस तरह से याद होगा। फिर से देखो, चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए यह एक अदिश राशि है। और तीसरा अंतर है वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, एक सूत्र भी लिख दिया था हमने यहाँ, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल फिर से देख लेंगे। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। अब वेग देखो, इसको एक बार रिपीट कर लो। ठीक है, वेग एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, ये अदिश है तो ये सदिश है। और यहाँ दिशा पहले से ही बता रखी है कि एक निश्चित दिशा में, तो यहाँ दिशा होनी थी, तो वेग एक सदिश राशि है। और वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, समझो, वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या जो शून्य हो सकता है। और वेग का जो सूत्र है वो विस्थापन बटा समय, क्योंकि यहाँ विस्थापन हुआ ना, विस्थापन। फिर से देख लेंगे, वेग को देख लेते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चाल को फिर से रिपीट करके देख लो, हमने क्या याद करा था। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। चाल बराबर होता दूरी बटा समय। और वेग में एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है। वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो कुछ अंतर तो आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। जैसे चाल एक अदिश राशि होती है तो इसके विपरीत वेग क्या होगा, वेग एक सदिश राशि होती है। वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसका परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। चाल का सूत्र है दूरी बटा समय और वेग का सूत्र हो जाएगा विस्थापन बटा समय। तो आपको बहुत कुछ तो अभी याद हो ही गया होगा। एक बार पॉज करके फिर से रिपीट कर लो, हम यहाँ याद भी करेंगे। ये बात जरूरी है क्योंकि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम फिर किसी वीडियो में भी इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे तो हमें इस तरह से याद हो जाएगा। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता कि हम जब एक बार याद करते हैं तो एक बार में हमें वो चीज इतनी अच्छी याद नहीं होती, लेकिन जब बार बार हम उसका रिवीजन करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और यहाँ हम वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी इस तरह से करेंगे कि हमें वह याद भी हो जाए। सारे विषय हम इसी तरह से तैयार करेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ अंतर बताना है। कभी कभी यह जो प्रश्न है अंतर वाला, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है, 4 नंबर में भी आ जाता है। तो 4 नंबर के मान से हमने इसमें अंतर लिखे हैं, 4 अंतर। यदि 4 नंबर में आएगा तो आपको 4 अंतर लिखने ही होंगे। तो चलो इसको याद हम कर लेते हैं। पादप कोशिका नाम है, पादप मतलब पौधों से होता है। तो पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है।
जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, बहुत आसान है। पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। इसमें हरित लवक होता है, क्योंकि पादपों मतलब पौधों में हो रही ना, पौधे हरे होते हैं, तो इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता। तो अब देखो, इसमें आसान है कि आप यदि एक तरफ का याद कर लोगे तो दूसरी तरफ का याद अपने आप हो जाएगा। फिर से देखो, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोसोम आपको याद करना पड़ेगा कि एक शब्द हमें याद रखना है इसके लिए। तो यदि आप इधर की पादप कोशिका याद कर लोगे तो जंतु कोशिका वाले पॉइंट अपने आप ही आते जाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, तो ये जंतु कोशिका तो जंतु में पाई जाएगी, तो जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है। इसमें हरित लवक होता है, अब इसमें हरित लवक है तो इसमें नहीं होगा, तो इसमें हरित लवक नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो इसमें उपस्थित है तो इसमें नहीं होगी, तो इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, बहुत आसान है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब हमें यहाँ पे याद रखना हरित लवक, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम। बाकी आप याद रख लोगे कौन सा उपस्थित है कौन सा नहीं, तो ये वाले पॉइंट तो अपने से ही बन जाएंगे। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक बार आप पॉज करके दोहरा लो, मतलब वीडियो को रोक के एक बार दोहरा के देख लो, फिर हम फिर से दोहरा लेंगे। तो पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो चलो, आज हमने 3 अंतर वाले प्रश्न याद कर लिए हैं। 4 याद करने थे, लेकिन आज हमने 3 ही याद करे हैं, क्योंकि 3-3 से भी यदि आप शुरुआत करते हो तो बहुत कुछ हम कर लेंगे। तो यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा है कि यदि हम इस तरह के वीडियो बनाएं जिसमें आप याद भी करते जाओ, वो प्रश्न भी आपको पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं और याद कैसे करने हैं, ये भी हम समझ ले, तो क्या ये अच्छा रहेगा। इसके साथ ही क्या हम इसमें 2-3 विषयों के प्रश्न साथ में इकट्ठे करके याद करते चले। यदि ये सारी बातें आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए क्या करना है, क्योंकि हमें संपूर्ण तैयारी करनी है। बात समझ लो, हमें 9वीं की संपूर्ण तैयारी करनी है, सारे विषयों की। वार्षिक परीक्षा के पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है, याद भी कर लेने हैं, बस दोहराते रहेंगे हम उनको। तो आप कमेंट करके बताइए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।